जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षाई क्लासरूम में। हम FST 16 के पेपर 2 की बात कर रहे हैं। और पेपर 2 के अगर आप लेवल की बात करेंगे तो इसमें कुछ सवाल अच्छे थे, मतलब कुछ सवाल आपके लिए मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकते हैं या फिर कंसेप्चुअली भी वो स्ट्रॉन्ग थे। और उसके अलावा बाकी जो सवाल थे वो मीडियम ही थे, तो आप इस पेपर का लेवल मीडियम मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पर ये मीडियम के आसपास था ये पेपर, तो आप इसे मीडियम कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि उसमें कई सवाल थे जो आसान थे, जिनको आप आसानी से कर सकते थे। तो आइए हम वन बाय वन सभी सवाल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो सवाल अच्छा था। इसे बोला गया एक ब्लॉक है ए, इसका मास है 1 kg, हमने यहाँ पे बना दिया। और यहाँ पे एक आपके पास में एक प्लैंक मान लीजिए आप, इसका मास है 15 kg। अच्छा, अब क्या बोला गया कि इनको स्प्रिंग से जोड़ दिया। स्प्रिंग कोएफिशिएंट गिवन है कि अनदर स्प्रिंग यहाँ पे बांध दिया आपने। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 0 है आपके पास। अब इसने बोला गया द ब्लॉक इज हिट टू एक्वायर ए वेलोसिटी, इसको हिट किया गया और इसको वेलोसिटी कितनी दे दी बच्चों आपने, v0 दे दी। अब v0 देने के बाद में क्या होगा, ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा कहीं पे रुकेगा। रुकने के बाद में स्प्रिंग के फोर्स के से पीछे आ सकता था, पर इसमें बोला गया ऐसा नहीं होता है, वो पीछे वापस नहीं आता है। मतलब उसे बोला कि एक बार कंप्रेस होने के बाद में आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो अब इसने पूछा कि इस v0 की वैल्यू क्या पॉसिबल है, ये उसने पूछा है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि अब आप देखिए फाइनल केस में क्या होगा। फाइनल केस में डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास। फाइनल केस का डायग्राम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्प्रिंग है वो आपके पास कंप्रेस हो गया, यहाँ पे इसका मास है ये 1 kg है आपके पास, और ये कितना है 15 kg है आपके पास। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा होगा कुछ वेलोसिटी से, और ये v डैश की वैल्यू कितनी आएगी ये हम निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, क्योंकि अब इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा 15 kg के रिस्पेक्ट में, तो अब दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे v डैश वेलोसिटी से। तो कैसे निकालेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो मैंने लिखा 1 kg मल्टीप्लाई v0 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई v डैश। तो यहां से आपके पास में जो v डैश की वैल्यू आई दैट इज v0 बाय 16, ये आ गया आपके पास v डैश। क्लियर है, ये वेलोसिटी आ गई आपके पास, और ये कितनी है, ये v0 बाय 16। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करें, हमें ये समझ में आ रहा है भाई साहब, जो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा, रेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो कहां जाएगा आपके पास, वर्क डन इन स्प्रिंग के अंदर प्लस वर्क डन किसके अंदर आपके पास, फ्रिक्शन के अंदर। क्लियर। तो डेल्टा के लिखिए, अगर आप वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में जाएंगे तो ये बन जाएगा हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, ये मान लीजिए कुछ आपके पास में माइनस का ये आ गया। क्लियर। अच्छा, वर्क डन में फ्रिक्शन देखें तो कितना वर्क डन में फ्रिक्शन होगा। अब अगर आप फ्रिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए 1 kg पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो पिछली तरफ लग रहा है, और कितना लग रहा है आपके पास, दिस विल बी 5 न्यूटन 1 kg पे। सही है ये बात, दैट इज म्यू mg, म्यू की वैल्यू 1/2 5 न्यूटन। अगर आप बात करेंगे 15 kg के ऊपर, तो 15 kg के ऊपर किस तरफ लग रहा है ये 5 न्यूटन, आगे की तरफ लग रहा है। क्लियर। अब देखिए यार, जैसे मान लीजिए एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कुछ x0 हुआ, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपके पास, x0 हुआ। तो अगर आप इस ब्लॉक का देखें तो वो कितना होगा बच्चों, वो होगा x0 प्लस x। और ये क्या आपके पास, दिस इज कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कंप्रेशन इन स्प्रिंग। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो आपके पास में इस 1 kg का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x0 प्लस x क्या आपका कंप्रेशन इन स्प्रिंग, और x0 आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लैंक का। क्लियर। अब अगर हम देखें यहाँ पे ये आ गया एक्सप्रेशन आपके पास। अब हम क्या देखते हैं कि अगर आप बात करें वर्क डन बाय फ्रिक्शन की, तो देखिए इस पे 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, इस पे 5 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, तो इस वाले पे वर्क डन नेगेटिव आएगा x0 की वजह से, और इसकी वजह से यहाँ पे x0 की वजह से पॉजिटिव आएगा, तो ये तो आपस में कंपनसेट कर देंगे। तो जो नेट वर्क डन आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा 5 - 5x, इतना ही वर्क डन दिखाई देगा आपको फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक है ये बात, ठीक है, ये आ गया आपके पास फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन। अच्छा, अब आपने इसका तो लिख ही लिया था यहाँ पे, तो मैंने ये भी लिख लिया, इट इज -5x, और ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिखता हूं मैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है बच्चों आपके पास, तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूं, दैट इज फाइनल कितना है, हाफ m की वैल्यू कितनी है 16, और v स्क्वायर कितना है v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 16/16, और इनिशियल कितना था हाफ m v0 स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे साफ हो गया। जो डेल्टा के ही निकल के आ रहा है आपके पास, दैट इज v0 स्क्वायर बाय 32 माइनस v0 स्क्वायर बाय 2। अच्छा, ये वाली वैल्यू अगर आप सोल्व करने जाएंगे तो ये बन जाएगा 15 v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 32, ये आ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी -15 v0 स्क्वायर डिवाइड बाय 32। अब आप ये देखिए, यहाँ पे जो आपके पास में x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू, इसमें बोला गया कि ये जो आपके पास में कंप्रेशन होने के बाद में वापस नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, कि ये जो म्यू mg फोर्स होगा वो छोटा होगा किससे, kx से छोटा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। सॉरी, kx म्यू mg बड़ा होगा किससे, kx से, मतलब जो कंप्रेशन हुआ kx
उससे म्यू एम जी बड़ा होगा, तभी तो वापस नहीं आ रहा आपके पास, वो आने नहीं दे रहा। तो आप यहां से अगर देखें तो के की वैल्यू कितनी है आपके पास, के की वैल्यू है 500 और यहाँ पे आपके पास एक्स आ गया, ये लेस देन म्यू की वैल्यू 0.5 और mg की वैल्यू कितनी की 5 आ गई। तो बच्चों जो x है वो कम होना चाहिए किससे, 1/100 से। क्लियर? ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा कि जो v0 है, v0 वो कम होना चाहिए, कम या फिर बराबर होना चाहिए किसका, 0.4 मीटर पर सेकंड। आप करके देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी। और इस सभी ऑप्शंस में एक ही रिजल्ट मैच करता है, जो 0.4 मीटर से कम तो कुछ है ही नहीं, एक ही है जो 0.4 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे हैं सेकंड सवाल की। तो सेकंड सवाल में आपसे बोला गया ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज जस्ट एबल टू आयोनाइज ए हाइपोथेटिकल 1 इलेक्ट्रॉन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यार एक लाइट आप डाल रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की, और जस्ट आयोनाइज मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो यार ग्राउंड स्टेट का एटम है, उसकी एनर्जी लिखने का जो एक्सप्रेशन है वो ये दिया हुआ है 17/n² ईटा। तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी किसकी, हम बोल रहे हैं n = 1 की, तो वो आ गई -17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर एक एटम है आपके पास में, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और अगर आप उसको आयोनाइज कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी आपको, 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगी, बिकॉज उसकी जो है फर्स्ट शेल में एनर्जी दैट इज -17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप +17 देंगे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि सेम लाइट इंसिडेंट ऑन ए मेटल प्लेट, मतलब यहां से, ठीक है, यहां से हमें ये समझ में आ गया जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मेटल प्लेट पे डाला गया। अच्छा, इट इज फाउंड दैट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है यार, तो लैम्डा डी ब्रोगली क्या होता है आपके पास, h/mv। तो हमने क्या किया, यहां से mv की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा डी ब्रोगली कितना है, h/4m और e, h से साफ हो गया, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e आपके पास में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने देखा m² v² की जो वैल्यू है दैट इज 4m, पर मुझे m² v² में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर आएगा, वर्क फंक्शन प्लस ke max, वर्क फंक्शन प्लस ke max। और इसने जो आपके फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है, मतलब इससे कोरिस्पोंडिंग जो एनर्जी आएगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मुझे चाहिए हाफ mv², तो किसके बराबर होगा बच्चों, m² v² डिवाइड बाय 2m। तो m² v² की वैल्यू कितनी है कि 4me डिवाइड बाय 2m करा, m से m साफ होगा, कितना आ गया बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब भाई साहब ये जो टर्म है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन कितना आ गया आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, 5 अल्फा की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो सिंपल सा सवाल था, बस आपको ये समझ में आना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, और सिंपल जो हम आइंस्टाइन की इक्वेशन थी वो यूज किया, सवाल बन गया। छाप लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3 आपके पास में, ठीक सवाल है। इसने बोला कि ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n, एरिया a, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर और द सरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल। मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो हमेशा एंगल है वो 0 है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, सॉरी ना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर। अच्छा, वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब दोनों में एंगल आपके पास हर एक टाइम पे 90 डिग्री है। ठीक है, ये सवाल में बोला जा रहा है। The coil is connected to a torsional spring having torsional constant C, or if the charge Q is passed suddenly through the galvanometer, choose the correct statement. तो देखते देखिए, ताऊ को आपने लिखा m कितना देगा, n i और a, और दोनों में 90 डिग्री, तो n i a b, ये टॉर्क आ गया आपके पास। थीटा बीटा का चक्कर नहीं है, बिकॉज हमें हमेशा जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। अब ये कह रहे हैं टॉर्क सडन इंस्टेंट के लिए मिला, सडन चार्ज फ्लो किया फिर रुक गया। तो अगर आप देखेंगे तो आपको, जैसे मैं ये बोलता हूँ सवाल में, जैसे एक ब्लॉक है, इसको आपने सडन एक फोर्स दिया या फिर जिसको हम इंपल्स बोलते हैं, तो हम उससे क्या निकालते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जो आपके पास में लीनियर इंपल्स मिलता है लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो आप सोच के देखिए, ये जो आपको इससे टॉर्क से क्या मिलेगा, सडन झटका मिला, मतलब एंगुलर इंपल्स मिला। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो रोटेट करवाने में हेल्प करे, तो टाउ क्या लिख देंगे आप, टाउ लिख देंगे dl/dt। टाउ को लिखा जा सकता है dl/dt, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये लिख दिया NIAB, बिकॉज मुझे पता है कि I की वैल्यू नहीं गिवन है, मुझे IDT की वैल्यू गिवन है, इसलिए मैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ बढ़ा। तो यहाँ जो एंगुलर मोमेंटम आया दैट इज NQAB, मतलब इतना एंगुलर मोमेंटम मिला, और ये किसके बराबर होगा, I × ओमेगा। तो यहां से मुझे ओमेगा मिल गया, कि ओमेगा की वैल्यू आ गई NQAB/I। वो सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए जो ओमेगा मिला है वो मुझे पता है, वो इतना आ रहा है। अब सवाल में क्या पूछा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पूछा सबसे पहले, तो वो तो हो ही गया। फिर पूछा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो यार कभी भी आपके पास टॉरिजनल स्प्रिंग हो तो घबराना नहीं है, उसका कांस्टेंट c होता है, c × थीटा, ये उसका टॉर्क होता है। किसके अंदर, टॉरिजनल स्प्रिंग के अंदर।
टोरिज्म का कोई भी केस हो तो 3 मल्टीप्लाई थीटा, सी कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहता है। अब इसने क्या बोला, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन कॉइल। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब हो रहा होगा तो मुझे पता है भाई साहब जो स्प्रिंग में जितनी एनर्जी स्टोर हो रही होगी दैट विल बी हाफ सी थीटा स्क्वायर। स्प्रिंग में इतनी एनर्जी स्टोर हो रही होगी आपके पास, और यहाँ पे अगर आप देखने को कितनी, यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो हाफ आई की जगह आई रख दिया और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाय आई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सी थीटा स्क्वायर। हाफ ने हाफ को मार दिया, इस आई ने इस आई को मार दिया, थीटा की वैल्यू जो आपके पास है दैट इज एन क्यू ए बी डिवाइड बाय रूट सी आई। तो कौन कौन से ऑप्शन मैच करिए बच्चों, एक ए ऑप्शन मैच कर गया और एक सी ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर है, इजी था, इसको देख घबराना नहीं है। ये टाउ इज इक्वल टू सी थीटा आता है। थीटा जैसे हम स्प्रिंग में करते हैं ना के मतलब के एक्स, वैसे टोरिज्म स्प्रिंग में कांस्टेंट का वैल्यू कुछ सी होता है और वहां पे जो डेविएशन होता है थीटा की टर्म में होता है। कर पाएंगे, छाप लीजिए आप इसको। और नंबर 4 सिंपल सवाल है रेडियो एक्टिविटी का। इसमें क्या बोला गया, ए सैंपल कंटेन्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ए विद हाफ लाइफ 5 डेज, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5 डेज है, इसकी जो दूसरे वाले की हाफ लाइफ है वो कुछ 30 डेज है आपके पास। ठीक है, इसको बोलते हैं लैम्डा ए, इसको बोलते हैं लैम्डा बी। यहाँ से आप लैम्डा ए लैम्डा बी निकाल सकते हैं। लैम्डा ए कितना आ जाएगा, ln2 डिवाइड बाई टी हाफ 5 डेज आ गया, और लैम्डा बी कितना आ गया बच्चों, ln2 डिवाइड बाई 30 डेज आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमसे पूछा गया कि इनिशियली द डिके रेट ऑफ ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर इज 64 टाइम्स दैट ऑफ बी टाइप ऑफ न्यूक्लियर। मतलब लैम्डा ए एन ए की जो वैल्यू है, क्या ये बोला ना, इनिशियल द डिके रेट ऑफ ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर इज 64 टाइम्स लैम्डा बी एन बी। ये इनिशियल प्रेजेंस है न्यूक्लियर की। एन ए मतलब इनिशियली ए कितना था, एन बी मतलब इनिशियली बी कितना था। यहां से आप इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं थोड़ा। ठीक है, लैम्डा ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, कितना है लैम्डा दैट इज ln2 डिवाइड बाय 5 डे मल्टीप्लाई एन ए इज इक्वल टू 64 ln2 डिवाइड बाय 30 डे एंड दिस इज एनबी। ln2 ने ln2 को मार दिया, डे से डे साफ हो गया। अगर डे को यूज करना पड़ता, सेकंड वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता, पर मुझे पता कट रहा होगा इसमें, डे में ही रखा इसको। ये वाला बच्चों आ गया आपके पास 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 30। दिस इज Na बाय Nb आपके पास निकल के आया 32 बाय 3। क्लियर, ये आ गया इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर का रेशियो है Na। ये क्या चीज, रेशियो ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर, रेशियो ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर कि इनिशियली कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट थे, इसकी बात हो रही है। अच्छा, अब आप देखिए ये हो गया हमारे पास। फिर इसने क्या बोला कि देयर डिके रेट बिकम इक्वल। तो कभी इनकी डिके रेट इक्वल बनती है, वो कब बनेगी, मुझसे पूछ लिया। तो मैंने क्या बोला, किसी भी टाइम पे जो डिके रेट होता है वो होता है लैम्डा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट दैट इंस्टेंट। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा ए एन ए टू द पावर लैम्डा ए टी। किसी इंस्टेंट पे ये होगा लैम्डा, जो उसकी एक्टिविटी होगी, लैम्डा मल्टीप्लाई एन होता है डीएन बाई डी, उसी को हम एक्टिविटी बोलते हैं। डीएन बाई डी एक्टिविटी होता है ना बच्चों, उसे बोलते हैं लैम्डा मल्टीप्लाई एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। तो किसी इंस्टेंट पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन ए कितने होंगे, ये किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा बी एन बी ई टू द पावर लैम्डा बी मल्टीप्लाई टी। अब आप इसको चेक करके देखिए, लैम्डा की वैल्यू पुट करी ln2 बाई 5 डे। अच्छा, यहां से आया एन ए ई टू द पावर लैम्डा ए टी। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो ln2 डिवाइड बाय, अच्छा लैम्डा बी की वैल्यू कितनी है साहब, 30 कर दिया आपने। ये बन गया nb ई टू द पावर माइनस लैम्डा बी की जगह कितना आएगा, लैम्डा बी कितना है, लैम्डा बी की इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं यहाँ पे ln2 बाय 5, दिस इज ln2 बाय 30 मल्टीप्लाई टी। अब देखिए ये साफ हो गया, यहाँ पे ये आपके पास 6 आ गया। अच्छा, और कुछ देखते हैं। आप लिख सकते हैं Na को क्या लिखा जा सकता है, यहां से अगर हम इसको सोल्व करें तो Na को लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाई 32, सॉरी Na को लिखा जा सकता है 32 बाई 3 मल्टीप्लाई 6, और ये e टू द पावर माइनस ln2 बाई 5t इज इक्वल टू, दिस विल बिकम 1 बाई 6 nb e टू द पावर माइनस ln2 बाई 30 मल्टीप्लाई t। ये 6 तो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे 2 आ गया बच्चों, तो ये बन गया 64 इज इक्वल टू एनबी से एनबी साफ हो गया, यहाँ पे एनबी था आपके पास, ये साफ हो गया। यहाँ पे बन गया आपके पास e टू द पावर ln2 बाई 5 माइनस ln2 बाई 30 मल्टीप्लाई टी। आप इसका ln ले लीजिए, ln लेंगे तो यहाँ पे बन गया ln2। अच्छा, ये कितना होता है, 2 4 8 16 32 और 64, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे बन गया ln2 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 30 मल्टीप्लाई टी, ये साफ हो गया आपके पास। सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये वाला रिजल्ट आ गया 6 मल्टीप्लाई 30
और ये 5, तो टी की जगह बच्चों कितना आ गया 36 डे, मतलब 36 डेज के बाद में दोनों की एक्टिविटी बराबर हो जाएगी। अब इसको किसके बराबर लिखा गया, 9n के बराबर लिखा गया, तो 9n इज इक्वल टू 36 डे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। तो क्या आंसर मैच कर जाएगा, डी आंसर इसका मैच कर जाएगा। फिर फिफ्थ सवाल है थर्मोडायनेमिक्स का, सिंपल है सवाल। ऐसा एक प्रोसीजर दिखा रखा है, ये ए से कुछ बी जाता है, फिर बी से कुछ सी जाता है, सी से डी जाता है, फिर डी से ए आता है, ये प्रोसीजर है आपके पास। आपको बोला गया ए पॉइंट का और डी पॉइंट टेम्परेचर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का प्रेशर कुछ पीए मान लेते हैं और यहाँ का वॉल्यूम कुछ बीए मान लेते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ का प्रेशर कुछ पीसी मान लीजिए, इस वाले पॉइंट का नाम बी है, पर हमें सी पॉइंट के बारे में जानना चर्चा हुई तो इसको मैंने पीसी मान लिया ना, पीसी और पी बराबर है और इसको बोल दिए बीसी बोल दीजिए। अब आप क्या लिखिए, सबसे लिखिए पीए वीए इज इक्वल टू एनआर 200, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दिया। इस वाले की लगाता हूं पीसीवीसी इज इक्वल टू एनआर 1800, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, पीए वीए डिवाइड बाय पीसीवीसी, इसके वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, दिस इज 1/9। तो एक तो यही ऑप्शन है पीए वीए पीसीवीसी 1/9, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर बात की इसने सिर्फ वीए बाय वीसी की, मतलब उसको पी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या बोला, ये आपके पास में सेमी लाइन पे लाई करे में स्लोप बराबर होना चाहिए, अगर स्लोप बराबर होगा तो पीए बाय वीए इज इक्वल टू पीसी बाय वीसी होगा। सही है ये बात, अगर ए की लाइन पे लाई करें दोनों पॉइंट, तो यहाँ पे जो पी बाय वी का जो रेशियो आएगा यहाँ पे आएगा वो बराबर आना चाहिए। अब आप क्या कीजिए, यहां से पीए की वैल्यू उठा के डाल दीजिए इसके अंदर, बिकॉज हमें पी हटाना है, तो पीए की वैल्यू कितनी बनी, पीसी मल्टीप्लाई, या फिर पीए बाय पीसी की वैल्यू देखते हैं यहाँ से कितनी बनी, पीए बाय पीसी जो बन रहा है आपके पास इट इज वीए बाय वीसी, पुट कर दीजिए, क्या बन गया, वीए स्क्वायर बाय वीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, तो यहां से वीए बाय वीसी बच्चों कितना आ गया आपके पास 1/3। तो दो ऑप्शन मैच करिए, कौन कौन से ऑप्शन मैच कर गया आपके पास में, एक तो ऑप्शन ए मैच कर गया और एक ऑप्शन डी मैच कर गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 की अगर आप बात करेंगे, जैसे बोला गया एक सेल है, उसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, यहाँ पे से एक सेल मान लिया, इसका ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितनी है 0.5 वोल्ट। यहाँ पे इसको ऐसे कोई डिवाइस के अराउंड लगाया गया, वो डिवाइस भी अजीबोगरीब सी है और इसमें जो आपके पास में है वो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आई है इस डिवाइस के अक्रॉस। तो हम क्या करें, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आपके पास, करंट वेरीज एज दिस ओके फाइन। अब आपसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट द करंट फ्लो थ्रू द ब्रांच, तो मैंने ये बोला कि इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना गया, रूट आई आ गया, तो आपने इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं रूट आई, ठीक। और अब आप क्या बोल सकते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया रूट आई और इसके क्रॉस कितना आ जाएगा I/2, इसके क्रॉस IR आएगा ना ये, और ये किसके बराबर होना चाहिए 1.5 के बराबर होना चाहिए, क्लियर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है करंट की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा x²/2 और यहाँ पे आ गया 3/2। आपने किसको x माना, रूट आई को आपने x माना। यहां से अगर आप सोल्व करके देखें तो ये बन जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आएगा x² प्लस 3x माइनस 3 माइनस 1 सॉरी माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सही है ये, तो यहां से क्या होगा x बाहर आ गया, यहाँ पे एक आ गया x प्लस 3 और यहाँ पे माइनस 1 बाहर आ गया, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स बन रहे हैं, x की वैल्यू क्या क्या, x की वैल्यू 1 हो सकती है और x की वैल्यू क्या हो सकती है -3 हो सकती है। अगर आप इसको थोड़ा मैच करवाएंगे तो ये बन जाएगा रूट आई इज इक्वल टू 1, तो ये संभव है, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर। आई इज इक्वल टू -3 ये पॉसिबल नहीं है आपके पास में, तो ये वाली बात यहीं पे खत्म होगी, तो एक आंसर आ गया, दैट इज आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आपका इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो सवाल आपके सामने है, सवाल में ये था आपके पास में एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर के अंदर से एक छोटा सिलेंडर काट लिया, एक कम क्रॉस सेक्शनल सिलेंडर काट लिया। जब पूरा सिलेंडर था मास था 8 kg, अब 6.5 kg। आपसे पूछा गया बताइए इस वाले पॉइंट पे F इधर या फिर इधर जहां पे भी लगाना है वो कितना लगाएं, बताइए इस डायरेक्शन में F कितना लगाएं, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ताकि क्या हो आपके पास में कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि यार अगर आपने इसमें से ये सिलेंडर काट दिया तो सेंटर ऑफ मास अब यहाँ पे नहीं रहेगा, शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं, एक्सियम निकाला तो कितना आता है आपके पास m1x1 माइनस m2 x2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। जब हम मास हटाते थे सब्ट्रैक्टिव सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालते थे, तो आपने एक्सियम लिखा, तो m1 की वैल्यू कितनी आपके पास 8 kg और एक्सियम इनिशियल कितना था 0 था, माइनस m2 जो पार्ट कट किया है उसका मास कितना है 1.5, बिकॉज 8 में से 6.5 फाइनली बचा है, मतलब 1.5 हटा दिया। इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, सवाल में गिवन है 2a/5 और यहां से करेंगे m1 माइनस m2 तो आ गया 6/5।
तो यहां से बच्चों जो एक्सीएम आपके पास निकल के आया, दिस विल बी, ठीक है, ये 3/13 मल्टीप्लाई 2a/5, तो ये आ गया 6a/65, और माइनस का आ रहा है मतलब कहां पे सेंटर ऑफ मास, यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, इस तरह, मतलब mg अब यहां पे लग रहा है। अब वैल्यू दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक और दिक्कत है भाई साहब, कि दिक्कत ये कि एक फ्रिक्शन फोर्स भी है यार। अगर आपके पास फ्रिक्शन फोर्स भी है तो यार अगर हम सेंटर ऑफ मास को टॉर्क बैलेंस करें तो फ्रिक्शन को लिखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू नहीं पता। तो हमने क्या किया, फ्रिक्शन को हटाने के लिए इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा। अगर आप इस वाले पॉइंट के अबाउट लिखें तो फ्रिक्शन का टॉर्क लिखना नहीं पड़ेगा। अब आप टॉर्क बैलेंस करें, टाउ अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उससे बेनिफिट क्या हुआ, उससे हमारा सर जी ये बेनिफिट हुआ कि हमें फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं लिखना पड़ा। तो ये कितना आ गया आपके पास, mg मल्टीप्लाई 6a/65, ये सही है, ये mg का टॉर्क आ गया। अच्छा, इसको कंपनसेट कौन करेगा, देखिए इसके अबाउट ये इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, तो ये इधर आ गया। आप इसको क्या लिखेंगे, f मल्टीप्लाई 2, रेडियस कुछ गिवन है क्या सवाल में, 2a बोल देते हैं, a रेडियस है सवाल में। सवाल में ये गिवन था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, अगर मान लो कोई और पॉइंट पे लगाना होता तो फिर टॉर्क की वैल्यू कुछ अलग आ सकती थी। तो ऊपर वाले पे लगाना था, डायरेक्शन आपने देख ली सर, ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बचाने के लिए इधर लगाना पड़ेगा। यहां से ये a से a साफ हो गया आपके पास। तो यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, f की वैल्यू, तो f की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों आपके पास, f की वैल्यू आ रही है, mg की वैल्यू तो होगी 65 मल्टीप्लाई 6/65 डिवाइड बाय 2, इसने इसको मार्क किया तो f की वैल्यू आ गई 3 न्यूटन। तो कितनी खूबसूरत चीज है ना, अगर आप इसके अबाउट देख लिया आपने तो फ्रिक्शन की कोई हेडेक ही नहीं है, फ्रिक्शन कितना जाएगा वो सब देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सवाल को प्रोसीड कर सकते थे। ठीक है बच्चों, अच्छा सवाल था, पर इस वाले पॉइंट के हिसाब से किया तो सवाल हल्का हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, छाप लीजिए। एक सवाल अच्छा सवाल है, आप उसे ढंग से देखिएगा। इस वाले सवाल में क्या है आपके पास में, यहाँ पे बोला गया एक ग्लास प्रिज्म इन द शेप ऑफ क्वार्टर सिलेंडर की शेप है आपके पास, समझ में आ रही है शेप कैसी है, यहाँ पे ऐसे ये बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, एक पूरा सेंटर था, ऐसे क्वार्टर हिस्सा है आपके पास, ये चमक रहा है कैसा है, तो तरबूज को आप 4 हिस्से में काट दीजिए तो एक जो हिस्सा बचेगा ना, ये ऐसे वाला ऐसे कर्ड वाला, वो हिस्सा है आपके पास। अभी होगा क्या, ऐसे कुछ आ रहा, तो पहली बात तो हर एक रे तो बाहर निकलेगी नहीं, कुछ कुछ रे TIR फॉलो कर लेगी। कैसे फॉलो कर लेगी, बिकॉज सबसे ऊपर जो रे होगी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा तो आप यहां से अगर आप साइन थीटा से चेक करें, साइन थीटा से कितना का μr/μd, μr/μd/2/3, मतलब साइन थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल इतना होना चाहिए। तो अब देखिए अगर मान लो कोई रे ऐसे यहाँ पे आ रही है आपके पास में, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये है थीटा सी, तो साइन थीटा से 2/3 होनी चाहिए। अगर आपके पास में साइन थीटा 2/3 नहीं हुआ, इससे ऊपर वाली मान लो ये वाला क्रिटिकल एंगल हो गया, इससे पहले वाले सब की सब क्या फॉलो कर जाएगी, TIR फॉलो कर जाएगी। तो इसके बाद से इस वाली रे से पहले वाली कोई भी रे बाहर नहीं आएगी, ऑल फॉलो TIR, ऑल फॉलो TIR। लोग को ये समझ में, लोग इतना ही नहीं सोच पाते कि भाई लोग TIR करेगी क्या, लोग तो सब बाहर निकलेगी, सब बाहर नहीं निकलेगी। अब जो TIR करेगी ना बच्चों, TIR करेगी वो कैसे करेगी, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन एंगल लेगी, कुछ यहाँ पे जाएगी, रिफ्लेक्शन एंगल लेके आपके पास कुछ यहाँ पे जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए नीचे से कोई रे आ रही है, नीचे से कोई रे आ रही है ऐसे, क्लियर। अच्छा, अब आप इसको अगर देखेंगे तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पे ज्यादा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जा रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाए जैसे आप नीचे आ रहे हैं, और जैसे जैसे अगर आप नीचे आएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा, तो उस वजह से अभी जो रे जाएगी वो दूर जाना शुरू कर देगी आपके पास, मतलब यहाँ वाली जो रे जाएगी वो सबसे पास वाली रे होगी, सबसे पास यही पॉइंट जाके मीट करेगा, और सबसे दूर जाके जो मीट करेगा वो ये वाली रे मीट करेगी आपके पास, क्लियर। सबसे दूर मतलब तो और नीचे आएगा तो और दूर होती जाएगी। मैं बोलना चाह रहा हूं सबसे पास यहीं से जाके इमेज बननी शुरू होगी, इससे पहले कोई ब्राइट स्पॉट दिखाई नहीं देगा, यहां तक कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे नो लाइट, यहां तक नो लाइट। अच्छा, पहले वाला सवाल पूछा नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सवाल को समझने के लिए हम बना लेते हैं कि कहां पे जाके मीट कर रही है। तो उसके लिए आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पे थीटा सी था आपके पास, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब क्या करें, ये वाला एंगल थीटा सी, तो ये वाला एंगल भाई साहब थीटा सी। अब आप ये वाली साइड निकाल लीजिए। आप कैसे निकालेंगे इस साइड को, आप कोस थीटा लिखेंगे, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या आएगा, आर डिवाइड बाय एक्स। एक्स मान लीजिए ये वाली दूरी है आपके पास, डिस्टेंस इज एक्स, क्लियर। अच्छा, कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा कितना है आपके पास 2/3, कोस थीटा कितना आ गया √5/3, तो आपने इसको लिख दिया, दिस विल बी √5/3,
तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 3√5r। मतलब सबसे पहले जो ब्राइट स्पॉट मिलेगा ना आपको वो 3/√5r पे मिलेगा। अब मैं पूछूं सबसे दूर कौन सी होगी? सबसे दूर वो होगी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे कम होगा, सबसे नीचे वाली जो होगी सबसे ज्यादा दूर होगी। अब उसके लिए क्या लगाएंगे? उसके लिए आपको पता चला अगर बहुत पास हो जाएगा आपके पास तो ये सवाल ऐसा बन जाएगा, सर एक कर्व्ड सरफेस है, इसके एक्सिस के पास में रेज आ रही है आपके पास, और अगर इसके एक्सिस के पास में रेज आ रही होगी तो कौन सा, कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू, कहां जाके मीट करेगी? तो आप पैरेक्सियल रेज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि पैरेक्सियल रेज तो वही होती है ना आपके पास जो बहुत पास हो। तो आप इसके लिए यहाँ पे जो बिल्कुल पास वाली रेज है उनके लिए आप पैरेक्सियल रेज का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आप कहेंगे μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। आइए अब थोड़ा करके देखते हैं। μ2 की वैल्यू 1/v, बिकॉज बाहर 1 है, जो बाहर एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। μ1 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 3/2 और u की वैल्यू इन्फिनिटी। सर पर यहाँ पे पहले भी तो रिफ्रैक्शन हुआ, दो से प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन है, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन सिर्फ शिफ्टिंग होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो फाइनल पे इन्फिनिटी पे दिखेगा, वो शिफ्टिंग करने से कुछ खास फर्क नहीं आएगा। इन्फिनिटी डिस्टेंस को थोड़ा वो शिफ्ट करें तब भी इन्फिनिटी आएगा आपके पास। तो u इन्फिनिटी है आपके पास μ2 माइनस μ1, मतलब ये बन गया -1/2। और r की वैल्यू कैसा पुट करेंगे? नेगेटिव पुट करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है क्या सवाल में, इसको r ही लिख देते हैं यहाँ पे एक बार के लिए, -r। अब अगर यहां से चेक करेंगे बच्चों तो ये आ गया 1/2r। अच्छा r की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? v की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, और यहां से जो v आया v इज इक्वल टू 2r। तो जो सबसे पहले वाला पॉइंट था वो आएगा 3/√5r पे, और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू 2r पे। तो आप इससे बात को समझ गए होंगे। तो ये अच्छा सवाल था, आप इसे समझ लीजिएगा। ऐसा सवाल प्रैक्टिस शीट के अंदर था, पर उसमें शायद सबसे इनिशियल वाला पॉइंट पूछा था। अगर आप ऑप्टिक्स की आगे प्रैक्टिस शीट लगाइए दक्षिणा वाली, तो उसके अंदर ये सवाल था। उसके अंदर था कि भाई साहब सबसे पहले यहाँ पे मीट करता है, फिर उसके आगे आगे दूर जाते जाते फाइनली जो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे वैसे वैसे इमेज की पोजीशन दूर होती रहेगी। क्लियर है? तो अच्छा सवाल था, आप स्टार्ट बात कर लीजिएगा। फ्रॉम 9, 10 और 11 का जो कॉम्प्रीहेंशन है उसको हम कर रहे हैं। इसमें मैं आपको कंसेप्ट बताया था ना, फिर आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए अगर आप स्टेडी स्टेट की बात करेंगे, स्टेडी स्टेट पे ये कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। तो स्टेडी स्टेट पे जो करंट आ रहा होगा, करंट वो आ रहा होगा आपके पास में E/R। ये किसमें? स्टेडी स्टेट के अंदर, क्योंकि हम भी जानते हैं स्टेडी स्टेट में इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस शो करता नहीं है। अब आप एक बात समझिए, मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे ऐसे दो इंडक्टर है। मेन कंसेप्ट से आपको समझा रहा हूँ इस वाले सवाल का। मान लीजिए यहाँ पे कुछ I करंट आ रहा है, यहाँ पे कुछ L1 है, यहाँ पे कुछ L2 है। अगर दोनों के इंडक्टर डिफरेंट है तो करंट का रेशियो भी डिफरेंट आएगा। मान लो कुछ इसमें जा रहा है I1 करंट, इसमें कुछ जा रहा है I2 करंट। अब देखिए पहली बात तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों क्या करो, जो EMF है वो सेम होना चाहिए। EMF कितना होता है? L/dt। टाइम इंटरवल जो इंस्टेंटेनियस टाइम है वो हर एक इंटरवल में सेम है। इसके करो dt तो इसके उस भी dt, और जब ये इससे करंट आना शुरू हुआ तभी उससे आना शुरू हुआ, तो ये टर्म तो सेम है। इसको आप लिख देंगे L1di1/dt इज इक्वल टू L2di2/dt। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं L1i1 इज इक्वल टू L2i2। ये दोनों पैरेलल में थे, इस वजह से ये वाला रिलेशन मैच कर गया कि हर इंस्टेंट के ऊपर L1i1 इज इक्वल टू L2i2 आपके पास होना चाहिए। तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा? I1/I2 का जो रेशियो आएगा, I1/I2 का, दैट इज L2/L1। अरे सही है। I1/I2 का रेशियो कितना आ गया बच्चों आपके पास? इट इज L2/L1। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कहानी खत्म होगी। तो I1 की जो वैल्यू आएगी, I1 की दैट इज L2/L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई I। और अगर आप I2 की बात करें तो I2 आएगा L1/L1 प्लस L2 मल्टीप्लाई I। आप इस कंसेप्ट का यूज कर लीजिए, आपका सवाल हो जाएगा। एक करके दिखाता हूं। मान लीजिए आप सबसे पहले 9th का कर्व कर रहे हैं। 9th में ए ऑप्शन में बोला गया कि ये दोनों तो LL है, और फर्स्ट मतलब इसको बनाया गया कुछ L, और फोर्थ मतलब इसको बनाया गया L। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें 0 0 आ जाएगा। इसमें अगर I आया यहाँ से तो यहाँ पे I/2 जाएगा, यहाँ पे भी I/2 जाएगा। तो सेम इसमें भी I/2 जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों की इंडक्टेंस तो बराबर है आपके पास, तो बराबर करंट जाएगा, तो पास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। बी में अगर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसका बी करेक्ट है, मैं दिखाता हूँ कैसे करेक्ट है। सबसे इसकी इंडक्टेंस उस टाइम पे है L, ठीक है, और इसकी है 12। इसकी कितनी आपके पास? 12। इसकी कुछ L इंडक्टेंस है, इसकी कुछ 12 है। अब देखिए यहां से कुछ करंट आ रहा है आपके पास I, तो इसमें कितना जाएगा? इसमें जाएगा 2I/3।
और इसमें कितना जाएगा I/3, बिकॉज उल्टे रेशियो में डिवाइड कर दिया आपने, यहाँ पे I/2 जाएगा। तो डिफरेंस देखिए 2/I/3 में से 1/2 इधर जा रहा है तो बचा हुआ इसमें जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा आपके पास 1/6, तो I/6 आएगा आपके पास। तो अगर I/6 आएगा तो इसका Q ऑप्शन मैच कर जाएगा। क्लियर? तो कंसेप्ट यही है भाई साहब कि अगर आपके पास ऐसा सेटअप है तो ऐसा नहीं करना है कि L की वैल्यू चाहे कुछ भी हो दोनों में I/2 जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। L1I1 इज इक्वल टू L2I2 सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो आपके पास में LdI1/dt था इज इक्वल टू L2dI2/dt होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है। क्लियर? और इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या कंडीशन आती है, L1I1 इज इक्वल टू L2I2। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए। हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मैच की, इसमें 3 सवाल हैं 12, 13 और 14। इस वाले सवाल में कुछ बातें वो बोली कि फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सब चीजें गिवन है, और आपको गिवन है जो मैक्सिमम प्रेशर है वो आपका डेल्टा पी नॉट है। पहली बात यार ये जो कर्व बना है ये है डिस्प्लेसमेंट का, अगर आप प्रेशर का बनाना है दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। साउंड वेव हम 3 टर्म्स में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिख सकते थे, प्रेशर की फॉर्म में, डेंसिटी की फॉर्म में। अब हमें बनाना है प्रेशर की फॉर्म में, बिकॉज प्रेशर की फॉर्म में इंटरेस्टेड है। तो मुझे क्या पता है कि प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट के अंदर पाई का फेज आता है, तो कैसा बनेगा ये आपके पास, अगर ये ऐसा बन रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा बन रहा है, तो प्रेशर कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास आना चाहिए था, यहाँ पे एंटी नोड था तो यहाँ पे नोड हो गया, यहाँ पे नोड था तो यहाँ पे एंटी नोड हो गया, यहाँ पे नोड था तो यहाँ पे ऐसा बनेगा। क्लियर? यहाँ पे ऐसे एंटी नोड और फाइनली ऐसे करके कुछ ऐसा ऐसा बनेगा प्रेशर। जहां पे नोड होगा वहां पे जस्ट एंटी नोड बना देंगे, तो ऐसा बन गया आपके पास। ये प्रेशर की वेव है, दिस इज प्रेशर। ये डिस्प्लेसमेंट कर्व आपको दिखाया था। अब देखिए सबसे पहले तो बात की ओपन एंड की, ओपन एंड। तो ओपन एंड में आप देखिए, ओपन एंड तो नोड है, मतलब वहां प्रेशर वेरी होगा नहीं, मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो डेल्टा पी की अगर आप बात करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो पी कितना बन जाएगा आपके पास, पी नॉट बन जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था सिर्फ उतना ही बन जाएगा। अगर आप बात करें क्लोज्ड एंड की, क्लोज्ड एंड पे देखिए तो चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम है आपके पास, डेल्टा पी हो सकता है। तो ये पी नॉट प्रेशर कितना बन जाएगा, पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा पी। बिकॉज देखिए ये वाला पॉइंट हुआ ना आपका क्लोज्ड एंड, तो यहाँ का प्रेशर का चेंज देखिए मैक्सिमम है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड है, मतलब प्रेशर मैक्सिमम ओसिलेट करेगा आपके पास। तो चेंज इन प्रेशर मैक्सिमम कितना हो सकता है आपके पास, डेल्टा पी नोट लिख रखा है ना इसने, डेल्टा पी नोट। ठीक है, और एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर प्लस चेंज इन प्रेशर, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप बात कर रहे हैं आपसे क्या, मिड पॉइंट की बात की है, मिड पॉइंट की, तो मिड पॉइंट के लिए आप क्या देख लीजिए, आप इसकी इक्वेशन लिख लीजिए। प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, डेल्टा पी आएगा आपके पास में डेल्टा पी नॉट जो मैक्सिमम हो गया, साइन के एक्स लिखा जा सकता है इसको, साइन के एक्स ऐसे लिख सकते हैं। इस यहां से आप एक्स ले लीजिए, यहां से एक्स ले लीजिए। अगर आप यहां से एक्स लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर डिफरेंस 0 था, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इसको। ठीक है, अब देखिए यार के को तो आप लिख दीजिए, के कितना बन जाएगा आपके पास, के बन जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। अब आपसे पूछा गया एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, मिड पे बात किया गया, और पूरी लेंथ अगर आप देखें तो पूरी लेंथ है 5 लैम्डा बाय 4, बिकॉज सेकंड ओवरटोन है, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक है ना, सेकंड ओवरटोन बोला है सवाल के अंदर, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक, तो 5 लैम्डा बाय 4। इसका मिड चाहिए, तो मिड के लिए क्या होगा, फॉर मिड पॉइंट के लिए बच्चों एक्स की जो वैल्यू आएगी इट इज 5 लैम्डा बाय 8, आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी नॉट साइन 2 लैम्डा, और यहाँ पे आ गया 5 लैम्डा बाय 8, इस लैम्डा ने इसको मार दिया, यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे बन गया डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन पाई प्लस पाई बाय 4। ये एक्सप्रेशन है आपके पास, और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका, डेल्टा पी नॉट डिवाइड बाय √2, तो चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, डेल्टा पी नॉट डिवाइड बाय √2, और ये कितना बनेगा, पी नॉट प्लस माइनस डेल्टा पी नॉट बाय √2। सिमिलरली आपसे क्या पूछा गया, 1/4, तो आप 1/4 के लिए यहाँ पुट कर दीजिए, 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ द ओपन पाइप। तो 1/4 के लिए देखेंगे तो जो 1/4 ऑफ एल, तो उसकी जो एक्स बनेगा, एक्स कितना बनेगा, 1/4 अगर आप देखें तो कितना बनेगा, एक्स की वैल्यू बनेगी 5 लैम्डा बाय 16। आप पुट कर लीजिए, सेम रिजल्ट आप निकाल लीजिए तो हो जाएगा। क्लियर है, कर पाएंगे इसको। तो ये आपको ये बात पता होनी चाहिए भाई साहब कि डिस्प्लेसमेंट की जो वेव है और प्रेशर की वेव है उसमें फेज में जो चेंज आता है दैट इज पाई बाय 2, वो पता होना चाहिए। जहां पे उसका नोड है वहां पे इसका एंटी नोड बनेगा, आपने बना दिया, फिर ये वाली इक्वेशन लिखना और इससे प्रोसीड करना आप सीख गए होंगे, आई होप। छाप लीजिए।
सवाल आपके सामने है। सवाल में बोला गया कोई टेढ़ी मेढ़ी सी कैपिलरी ट्यूब है, हाइट्स वगैरह मेंशन है, इनिशियल जो रेडियस है वो 4 mm है। तो आपको बोला गया कि क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले तो आप ये देखिए कि क्या 4 mm अगर सफिशिएंट लेंथ है, 4 mm सफिशिएंट है, तब तो लिक्विड यहीं पे कहीं पे जाकर रुक जाएगा। पर 4 mm अगर सफिशिएंट नहीं है तो लिक्विड आगे जाएगा इस वाले पॉइंट पे जाके रुकेगा। तो हमने देखा जो H रिक्वायर्ड था, H मिनिमम कितना चाहिए, H मिनिमम, तो आप क्या बोलते हैं 2T/r rho g, बिकॉज कॉन्टेक्ट एंगल 0 है आपके पास। तो आप यहाँ से देखेंगे तो 2T की जगह आ गया 1/10, R की जगह 4 mm है ना, तो ऊपर 1000 आ गया, रो की जगह 1000 आ गया, और यहाँ पे ऐसे कुछ G की जगह 10 आ गया। ये साफ हो गया। तो ये वाला बच्चों बन गया आपके पास, दिस इज 1/200, 1/200। ये किस में है आपके पास में, ये मीटर में है, मीटर में। और अगर आप बात करेंगे mm के अंदर, सही करा ना कैलकुलेशन, कुछ गलती तो नहीं है। R की जगह 4 किया, 4/1000, ये साफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास दिस विल बी 1/200, ठीक है, इतना मीटर आ गया। और अगर आप बात करें mm में, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 5 mm आएगा। 5 mm रिक्वायर्ड था, पर 5 mm नहीं है। और अगर बच्चों 5 mm नहीं है आपके पास में, तो ये तो केस नहीं बनेगा, यहीं पे जाकर रुक जाए। ये क्या होगा, लिक्विड कहीं यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाके कुछ ऐसे जाकर रुकेगा। तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर और इस वाले पॉइंट का प्रेशर आपके पास इक्वल होना चाहिए। जस्ट अंदर वाले लिक्विड की बात करो, जो अंदर वाला लिक्विड होगा ऐसा होगा। अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे P0 माइनस 2T/r, यहाँ का प्रेशर आ गया आपके पास, प्लस रो जी, और कितना हाइट 1 mm, इज इक्वल टू अगेन कितना आ गया, P0 आ गया। P0 ने P0 को मार दिया। अब 2T की जगह कितना 1/10, R की जगह कितना आपके पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना ही है। बिकॉज अगर आपके पास में सफिशिएंट हाइट होता है तब कॉन्टैक्ट एंगल मैटर करता है, पर अगर सफिशिएंट लेंथ नहीं है तो कॉन्टैक्ट एंगल वेरी करेगा। इज इक्वल टू रो की जगह 1000, जी की जगह 10, और यहाँ पे 1/1000, यहाँ पे 1000 ने 1000 को मार दिया। तो R की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, दिस इज वैल्यू ऑफ R, तो ये आ गया 2/100, और ये कितना आ गया 1/50 मीटर। अगर ये रेडियस इसका 1/50 मीटर आ गया, हमसे मीटर में नहीं पूछा, हमसे mm में पूछा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/50 मल्टीप्लाई 1000, इसने इसको मार दिया, तो कितना गया 20 mm। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सवाल था, पर ये बच्चों अगर ये लेंथ अच्छी खासी होती तब ये लिक्विड यहाँ तक नहीं जाता, यहीं पे रुक जाता। क्लियर है, आप छाप लीजिए। हम सेकंड सवाल की बात कर रहे हैं। ऐसा सवाल आपने नोट्स में देखा है, पर थोड़ा सा नाम अलग था। हमने उसमें ये पूछा था, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जब हमने पढ़ा था ना स्टैटिक में, तब हमने उस सवाल को देखा था। उसमें हम ये पूछते थे कि 2 हेमिस्फीयर हैं, ऐसे हेमिस्फीयर बनाते बताइए यहाँ पे F कितना लगाएं ताकि इनको सेपरेट होने से रोका जा सके। वो सेम सवाल है, पर यहाँ पे F ना दे के अब क्या स्प्रिंग दे दिया, इसमें टेंशन पूछ रहा है, और ये स्प्रिंग स्टिफ है, मतलब इसमें चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ टेंशन पूछ रहा है आपके पास। तो मान लीजिए रस्सी है जिसकी लेंथ में बदलाव नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या, इसमें क्यों नहीं दिया गिवन है, सवाल है मान लीजिए आपके पास क्यों गिवन होता है, क्यों नहीं गिवन है। अब की बार आपको ये पता है कि जस्ट पास में जो EFI है, EFI वो आपको गिवन है, E0 है। इस कंडक्टर के जस्ट पास में EFI कितनी है, E0। अभी आप एक कंसेप्ट को यूज कीजिए, कंडक्टर के जस्ट पास में जो EFI होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये E0 के बराबर है। आप KQ/R² से करेंगे तब भी वही आता है। आप याद कीजिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि कंडक्टर के जस्ट पास में जो EFI आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। यहाँ सिग्मा कितना है आपके पास, जैसे E0 एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, ये आपके पास में सिग्मा आ गया। अब देखो यार, आपके पास में ये सिग्मा आ गया, प्रेशर कितना है आपके पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। इसको देखते हैं तो कितना बनेगा, E0 स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसने इसको मार दिया, ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, E0 स्क्वायर। बिकॉज सवाल में जो फाइनल आंसर पूछा है वो इसी की टर्म में पूछा है, E की टर्म में ना, इसको E0 निकलते, इसको E कर देते हैं ना, दिस इज E, नहीं तो आप E और एप्सिलॉन नॉट में कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यार फोर्स की अगर आप बात करें तो फोर्स क्या लेते थे, आप याद कीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन एरिया लेते थे। क्यों प्रोजेक्शन एरिया लेते थे, बिकॉज फोर्स ऐसा ऐसा लग रहा है आपके पास, तो यहाँ पे इस F के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए। तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे, तो यहाँ पे जो DF बनता है आपके पास में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मल्टीप्लाई DA। आपको क्या चाहिए, सिर्फ DA cos थीटा चाहिए, तो एरिया का सिर्फ cos थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए। तो ये DA हुआ ना, तो DA cos थीटा चाहिए, तो बच्चों टोटल DA cos थीटा अगर आप निकालेंगे तो ये प्रोजेक्शन एरिया बन जाएगा। ये हम क्लास में पढ़ चुके हैं, इस वजह से फटाफट करता हूं, ये ऐसा एक्सप्रेशन। अब आप देख लीजिए किससे मैच कर रहा है आपके पास, ठीक है। क्या क्या है इसमें, एप्सिलॉन नॉट है, E स्क्वायर है, R स्क्वायर है, ये अलग हो गया आपके पास। यहाँ पे बचा π/2, और π/2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये वाली इस वाली टर्म को क्या बोला इसने, लैम्डा बोला है। तो यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू है π/2, इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 1.57।
सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। बस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो हमने पढ़ा था तो थोड़ा सा नाम बदल दिया, यहाँ पे फोर्स ना लगा के स्प्रिंग लगा दिया, तो इतना तो बच्चों आपसे होना चाहिए। छापिए। रोल नंबर 3 जो आपके पास में, उसे विस्कस फ्लूइड का कंसेप्ट यूज किया, पर उसका बस एक सवाल मतलब फॉर्मूला दे दिया भाई फोर्स केवी के बराबर, आगे तो मतलब आपके पास में काइनेमेटिक्स का सवाल हो गया। पर लिक्विड के ऊपर जब कोई चीज चलता है तो वो एक विस्कस फोर्स लगाता है। तो आपको समझ में आया सवाल क्या है कि ये ए है, ये बी है, इसके बीच में एक नदी है 17 मीटर की, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लैंक है, वो प्लैंक इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है और इसका कुछ मास m है आपके पास, ठीक है। अब आपसे बोला गया इसमें कुछ वेलोसिटी दी गई, आपने यहाँ पे v नोट वेलोसिटी दी, तो v नोट की वैल्यू कितनी होता है कि जस्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाए। अच्छा, डायमेंशन गिवन है बच्चों, इसकी 2 मीटर की डायमेंशन गिवन है, ठीक है। और ये जो फोर्स लगता है इस पे दैट इज -15 और v, ऐसा कुछ फोर्स है, मतलब वेलोसिटी पे डिपेंडेंट फोर्स है आपके पास। सिंपल सवाल आया तो क्या करेंगे, ये फोर्स आ गया इज इक्वल टू किसके बराबर कर दूंगा m मल्टीप्लाई a, m क्या है 25 kg मल्टीप्लाई a, इसको 15 भी लिखा। अब मुझे यहाँ पे जो टर्म चाहिए वो चाहिए, दो ही टर्म चाहिए, या तो वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट। टाइम टू का कोई चक्कर नहीं है, तो a को क्या लिखेंगे, a को लिखेंगे v dv बाई ds, v ने v को मार दिया आपके पास। तो सवाल ये एक्सीलरेशन आ गया, ये dv बाई ds आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, बिकॉज एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे 5 थी 15 और 55, तो यहाँ से जो आपके पास में dv बाई ds आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, ये 3/5 कितना आ गया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, dv इधर रख लिया, ये बन गया 3/5 ds, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास में है v नॉट, यही है चेंज इन वेलोसिटी 3/5। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, आप चाहते हैं ये वाला एंड यहां से यहां पे पहुंच जाए, तो ये एंड कितना दूर है आपके पास, 15 मीटर दूर है, तो आप 15 मीटर लिखेंगे। 15 मीटर कैसे दूर है, बिकॉज ये टोटल है 70, इसकी खुद की लेंथ है 2 मीटर आपके पास, तो 17 से 2 मीटर घटाएं कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो यहाँ पे ये आ गया 3, तो v नोट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गया आपके पास, 9 मीटर। सिंपल सवाल था, इजी सवाल था, देख के घबराना नहीं था, ठीक है। 4 में क्या बोला गया आपको, ऐसे बोला गया यहाँ पे दो कैपेसिटर थे, इसमें यहाँ पे कैसे इंडक्टर लगाया हुआ था, इनिशियली यह स्विच ओपन था, तो जब भी स्विच आपके पास में ओपन था तो आपने सर्किट को मतलब चार्ज वगैरह आपने लिख लिए, सी इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 2 फेराड, चार्ज आ गया आपके पास में और एनर्जी निकाल दी, एनर्जी कितनी हुई हाफ, इन दोनों का सी इक्विवेलेंट 2 हो गया, और वी की ईएमएफ नेट कितना बन जाएगा, ईएमएफ जो नेट बनेगा दैट विल बी 3/2, तो आपने करा तो 9/4 जूल आ गया। ये तो यू इनिशियल था बच्चों। आप फिर इस वाले केस में इंडक्टर बंद कर दीजिए, स्टेडी स्टेट में अगर आप देखेंगे तो फाइनल एनर्जी निकाल दीजिए, वो कैसे करेंगे, हाफ इसी कैपेसिटेंस आपके पास में 4 फेराड और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1.5 वोल्ट, सिमिलरली इसका ही 4 फेराड, इसके पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट, आप निकाल लीजिए एनर्जी, तो ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से ये यू फाइनल आ गया, यू इनिशियल, यहाँ से डेल्टा यू आ जाएगा। अब वर्क में बैटरी कितना होता है, वर्क में बैटरी ट्वाइस आता है आपके पास डेल्टा यू का, तो वर्क में बैटरी हो जाएगा 81/2, क्लियर, नहीं तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं। फिर आप लिखेंगे वर्क में बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस, तो यहाँ से जो हीट लॉस निकल के आएगा दैट इज 81/4 जूल। अब आपको बोला गया कहीं एनर्जी का भी लॉस नहीं होता है, लॉस नहीं होता, जो भी एनर्जी बचेगी वो सारी किसके पास जाएगी, इंडक्टर के पास जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे 81/4 इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यहाँ से आप सोल्व कर दीजिए तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है कि एक कोयल है, आपने सर्किट बना रखा है, इसकी जो इंडक्टेंस है वो आपको शो कर रखा है, ये कुछ रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स हैविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हमने यहाँ पे लिख रखा है इसका ओमेगा 100 पर सेकंड, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द कोयल सच दैट द एक्टिव पावर ऑफ सर्किट डज नॉट चेंज, मतलब इसके अंदर एक कैपेसिटर और ज्वाइन करना है, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस, ये तीनों पार्ट आपने ज्वाइन कर दिए। अब भाई साहब होना क्या चाहिए कि इसके अंदर जो पावर आपके पास में आती है वही पावर किसके अंदर आनी चाहिए, आपके पास इसके अंदर आनी चाहिए, तो इसकी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल तो सेम है ही और आर वही का वही है, मतलब ये एल सेम है आर सेम है, ये तो जो पहले वाली वैल्यू है सेम की सेम है, इस सी की वैल्यू क्या रखे ताकि इसका पावर सेम है। अब सुनिए यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या आपके पास वी आई वी ऐसे लिखते हैं ना, IRMS VRMS cos phi, ये एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब होना क्या चाहिए यार, VRMS तो ठीक है सर, VRMS में सोर्स की वैल्यू है वो तो नहीं बदल रही, IRMS में नहीं बदलना चाहिए और cos phi भी नहीं बदलना चाहिए। अब इसको कैसे चेक करें, देखिए IRMS का जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज VRMS अंडर रूट जेड, जेड की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। पहले जब आप देख रहे थे इनिशियल वाले केस में तो ये था सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, अब की बार क्या बन जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, मतलब यह टर्म दोनों वाले केस में सेम आनी चाहिए। अगर दोनों वाले केस में सेम आनी चाहिए इसका मतलब क्या था सर, यहां पे था आपके पास में आर और ऊपर था सिर्फ एक्सएल,
ऐसे एक्सप्रेशन था आपके पास। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे r होगा आपके पास। अच्छा, ऊपर यहाँ पे XL है और नीचे क्या है, XC है। पर आपको पता सर इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का जो वैल्यू आएगी वो इस XL के बराबर आनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड में। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर XC माइनस XL किसके बराबर आ जाए, XL के बराबर आ जाए। मतलब XC किसके बराबर आ जाए आपके पास, XC ट्वाइस ऑफ XL के बराबर आ जाए। तभी क्या होगा बच्चों, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू मान लो कुछ 100 ओम आती है और ये वाली अगर 100 ओम है, सोच के देखिए अगर आप इसे 200 ओम कर देंगे, नेट वापस कितना आ जाएगा, 100 ओम आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब ये सवाल खत्म हो गया, अब ये नहीं बचा इस सवाल में। तो आप कहेंगे पहले ओमेगा एल की वैल्यू निकाल लो। XC की वैल्यू कितनी, दैट इज ओमेगा मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 10⁻⁴ आपने कर दिया। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे करेंगे बच्चों तो कितना आ गया आपके पास, दिस विल बी 2/100 ओम, 2/100 ओम। क्लियर। अच्छा, अब XC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, XC होना चाहिए ट्वाइस ऑफ XL। अच्छा, ट्वाइस ऑफ XL करूंगा तो कितना आएगा, 4/100। ठीक है, 4/100 ओम किसके बराबर होगा, 1/ω और C। ये एक्सप्रेशन आता है ना XC का, सही है ये वाली बात। अब आप यहां से C निकाल लीजिए, तो आपके पास जो C की वैल्यू आ रही है, C की वैल्यू आ रही है, दिस विल बी 100 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई ओमेगा, ऐसा आ गया। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ओमेगा की वैल्यू 100 है, साफ हो जाएगा। तो XC की वैल्यू कितनी की, 0.25 फैराड। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सवाल सिंपल था, बस आपको ये चीज चमकना चाहिए कि भाई साहब इस वाले केस को सेटिस्फाई करवाने के लिए XC की जो वैल्यू है वो डबल होनी चाहिए XL से। क्लियर है बच्चों। अब छाप लीजिए, हम इंटीजर का 6 सवाल कर रहे हैं, जो कि इस पेपर का लास्ट सवाल है। ये सिंपल है सवाल, पर थोड़ी कैलकुलेशन हमें देखनी पड़ेगी। आपको बोला गया कि चेंज इन लेंथ कितना हो खुद की वेट की वजह से, लैम्डा जो आपके पास में है वो वेरिएबल है, दैट इज लैम्डा नॉट x। तो मैंने बोला इस वाले यहाँ पे एक एलिमेंट पकड़ लेता हूँ मैं, कितनी विड्थ का बच्चों, dx विड्थ का एलिमेंट पकड़ लेता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे टेंशन देखूंगा तो टेंशन कितना आएगा आपके पास, तो पहले टेंशन देखा तो टेंशन के लिए मैं बोलूंगा कि जो इतने का जो mg है, इतने पार्ट का mg है वो यहाँ पे टेंशन के बराबर है। तो इसके mg की वैल्यू निकालते हैं, तो जो dm आपके पास है, दैट इज लैम्डा नॉट x dx मल्टीप्लाई g। लिमिट कहां से कहां तक, ये m बन जाएगा। लिमिट कहां से कहां चाहिए, l से लेके x तक चाहिए आपको। तो ये बन जाएगा लैम्डा नॉट g, बाहर आ गया आपके पास, और ये बन जाएगा आपके पास, दिस विल बी x की वैल्यू इनिशियली x था, फिर l था, x से l कर रहे हैं ना, तो ये बन जाएगा L²/2 माइनस x²/2। ये सही है एक्सप्रेशन। ये आपके पास में वेट आ गया, ये वेट आ गया एट किसी पॉइंट x के ऊपर जो वेट लग रहा है वो ये। तो टेंशन मिल गया आपको। अब आपने क्या लिखा, आप ये y इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना हो गया, लैम्डा नॉट g L²/2 माइनस x²/2, ये स्ट्रेस आ गया, ये फोर्स आ गया, टेंशन आ गया, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया करेंगे तो स्ट्रेस आ गया। चेंज इन लेंथ देख लेते हैं, वो कुछ dl मान लेता हूँ, dl चेंज इन लेंथ, और एलिमेंट की लेंथ कितनी थी आपके पास, dx। हम सिर्फ इस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो ये जो dl है, dl दैट इज चेंज इन लेंथ इन dx, ये चेंज इन लेंथ है dx के अंदर, हमें छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे पकड़ा है। अब अगर आप यहाँ से dl देखेंगे तो dl का वैल्यू बनेगा लैम्डा नॉट g L²/2 माइनस x²/2, यहाँ पे dx आ गया, नीचे आ गया a1। अब आप इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे, इंटीग्रेट कर दिया, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल L तक। अब सोल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है ये। तो यहाँ पे था चेंज इन लेंथ, लैम्डा नॉट g a y बाहर आ गया आपके पास। अच्छा, ये बन जाएगा आपके पास L² x/2 माइनस यहाँ पे बन जाएगा x³ डिवाइड बाय 6। ठीक है, और ये लिमिट जो आपके पास आएगी ये 0 से लेके L तक आता है। इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो डेल्टा L आपके पास आ गया लैम्डा नॉट g a/y, तो ये बनेगा L³/2 माइनस यहाँ पे क्या बनेगा L³/6। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो डेल्टा L जो आपके पास आएगा, तो यहाँ पे 6 एलसीएम लिया आपने, तो यहाँ पे 3 आ गया, 2 आ गया ना आपके पास, 3 और यहाँ पे बनते 2 आ गया, 2L³/6 बन गई ये एक्सप्रेशन। तो लैम्डा नॉट g और a। आप यहाँ से डेल्टा एल देखेंगे बच्चों तो याद आएगा लैम्डा नॉट g, यहाँ पे L³/3 और ये a बन गया। तो आप इसे वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए क्या, कि हम जो निकाल रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है वो छोटे से एलिमेंट के लिए लिखा है। तो इसकी जो इनिशियल लेंथ थी वो थी आपके पास में dx, इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी dx, उसमें चेंज इन लेंथ माना है हमने dl इस एलिमेंट के अंदर। दिस इज इसकी लेंथ होगी और दिस इज चेंज इन लेंथ। क्लियर है। तो सिंपल है, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, ऐसे सवाल नोट्स में लोग देख लेते हैं। तो आई होप आपको चमक गया होगा। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ में हम ये पेपर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।